जस्ट अ क्विक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आती है तो प्लीज़ कंसिडर अ डोनेशन। यूपीआई आईडी लिंक में है और स्क्रीन पर भी आ रही होगी। तो प्लीज़ अगर आप कुछ स्पेयर कर सकते हैं, इफ़ यू कैन प्लीज़ डोनेट। आई वुड बी रियली ग्रेटफुल टू यू बिकॉज आई रियली नीड टू सस्टेन माई सेल्फ एंड एज यू नो पॉडकास्ट इंडिया में कुछ भी पैसे जनरेट नहीं करते अभी बिकॉज इट्स अ न्यू मीडियम। सो आई कैन ओनली रिलाई ऑन यू गाइज टू हेल्प मी। So please donate if you can, and I will be really, really thankful to you. The UPI ID is in the description and in on screen right now. Thank you so much. अल्फा टीम लॉग एंट्री टाइम अननोन। हम भटक गए हैं, कंपास काम नहीं कर रहे। हम अकेले नहीं हैं, कोई हमें देख रहा है। कांटेक्ट दुश्मन 3 o'clock पेड़ों पर है। ओपन फायर उन्हें नीचे गिराओ। कोई रहम नहीं। सीज फायर, गोलियां रोको, भगवान के लिए गोलियां रोको। मैंने कहा गोलियां रोको। वो गोलियों से मर नहीं रहे, आवाज से आ रहे हैं। चुप हो जाओ, डोंट मेक अ साउंड। भगवान के लिए आवाज मत करना। सन 1966 दिल्ली की सर्द सुबह इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स के बेसमेंट में बने एक कमरे में हवा ठंडी और बेजान थी। यहां खिड़कियां नहीं थी। दीवारों का सफेद रंग एक ऐसी सफेदी थी जो आंखों में चुभती थी। कमरे में सिर्फ एक स्टील की मेज, 2 कुर्सियां और दीवार पर लगी एक घड़ी थी जिसकी सेकंड की सुई की टिक टिक की आवाज उस गहरी खामोशी में एक हथौड़ी की तरह पड़ रही थी। एक कुर्सी पर कमांडेंट जगदीश बैठे थे, अल्फा टीम के अकेले जिंदा बचे सदस्य। उनकी वर्दी साफ थी, उस पर एक भी सिलवट नहीं थी। उनके चेहरे पर न दुख था, न थकान, न ही उस भयानक रात का कोई खौफ। उनके चेहरे पर बस एक अजीब सा अप्राकृतिक ठहराव था। एक ऐसा ठहराव जो एक जीते हुए योद्धा का नहीं बल्कि एक खाली खोल का होता है। मेज की दूसरी तरफ डॉक्टर नेने बैठे थे, ब्यूरो के सबसे अनुभवी साइकोलॉजिस्ट। उनके सामने 3 चीजें रखी थी। कमांडेंट जगदीश की ऑफिशियल रिपोर्ट, एक पॉलीग्राफ मशीन जिसके तार जगदीश की छाती और उंगलियों से जुड़े थे, और एक रील टू रील टेप रिकॉर्डर। ओके कमांडेंट, एक बार फिर से शुरू से बताइए, जब आपकी टीम पर पहला हमला हुआ। जगदीश ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो कोई पुरानी रिहर्स्ड कहानी सुनाने जा रहा हो। उसकी आवाज सपाट थी, भावनाहीन। हम जंगल में नक्सलियों के एक बड़े ग्रुप को ट्रैक कर रहे थे। शाम का वक्त था। अचानक हम पर 3 दिशाओं से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। उनकी संख्या हमसे 3 गुना ज्यादा थी। एलएमजीज, राइफल्स, उनके पास सब कुछ था। हमने भी अपनी पोजीशन ली और जवाब देना शुरू किया। डॉक्टर नेने ने जगदीश की रिपोर्ट को देखा। उसमें हर चीज का जिक्र था। दुश्मन की पोजीशन, इस्तेमाल किए गए हथियार, टीम का फॉर्मेशन। रिपोर्ट इतनी परफेक्ट थी कि वो झूठी लग रही थी। आपकी रिपोर्ट कहती है कि ये लड़ाई लगभग 20 मिनट तक चली, राइट? जी डॉक्टर, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट गया हो। हमारे कान सुन पड़ रहे थे। डॉक्टर नेने ने सर हिलाया। उन्होंने टेप रिकॉर्डर का प्ले बटन दबाया। अल्फा टीम लॉग एंट्री टाइम अननोन। हम भटक गए हैं, कंपास काम नहीं कर रहे। हम अकेले नहीं हैं, कोई हमें देख रहा है। कांटेक्ट दुश्मन 3 o'clock पेड़ों पर है। ओपन फायर उन्हें नीचे गिराओ। कोई रहम नहीं। सीज फायर, गोलियां रोको, भगवान के लिए गोलियां रोको। मैंने कहा गोलियां रोको। वो गोलियों से मर नहीं रहे, आवाज से आ रहे हैं। चुप हो जाओ, डोंट मेक अ साउंड। भगवान के लिए आवाज मत करना। डॉक्टर नेने ने रिकॉर्डर बंद किया। उन्होंने जगदीश की तरफ देखा। पॉलीग्राफ मशीन की सुई बिल्कुल स्थिर थी। न दिल की धड़कन बढ़ी,
न सांस में कोई बदलाव। बट कमांडेंट, आपकी रिपोर्ट और ये ऑडियो ट्रांसमिशन, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। आपकी रिपोर्ट एक लंबी शोर से भरी लड़ाई का जिक्र करती है, पर इस टेप पर आपकी ये आवाज़ है, चीखते हुए कि सब चुप हो जाए। आप आवाज़ से डर रहे थे, गोलियों से नहीं। इसका क्या मतलब है? जगदीश ने एक पल के लिए सोचा। उसके चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। वो एक रूस था डॉक्टर, एक टैक्टिकल डिसेप्शन। हमारे पास गोली बारूद खत्म हो रहा था। मैं नक्सलियों को ये झूठा एहसास दिलाना चाहता था कि हम डर गए, कि हम टूट चुके हैं। मेरा प्लान था कि मैं उन्हें खामोशी का झांसा देकर एक एम्बुश में फंसाऊंगा। इसीलिए मैंने रेडियो पर वो ऑर्डर दिया, ताकि वो सोचे कि हम कमज़ोर पड़ गए हैं और अब अपनी पोजीशन से बाहर निकले। ये एक आसान आम सा जवाब था, पर डॉक्टर नेने को ये जवाब खोखला लगा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक नोट लिखा। सब्जेक्ट शोज नो इमोशनल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स व्हेन कन्फ्रंटेड विद द ऑडियो ऑफ हिज कॉमरेड्स डेथ्स। द कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन हिज टेस्टिमनी एंड द ऑडियो एविडेंस इज सिग्निफिकेंट एंड अनएक्सप्लेन्ड। विषय अपने साथियों की मौत के ऑडियो का सामना करने पर कोई भावनात्मक या शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं देता है। उसकी गवाही और ऑडियो सबूत के बीच का विरोधाभास महत्वपूर्ण और अस्पष्टीकृत है। डीब्रीफिंग के बाद डॉक्टर नेने अपने सीनियर के ऑफिस में गए। सर, इस केस में कुछ तो गड़बड़ है। जगदीश झूठ नहीं बोल रहा, पर वो सच भी नहीं बता रहा। ऐसा लगता है जैसे वो खुद उस कहानी पर विश्वास करता है जो वो सुना रहा है, भले ही एविडेंस जो है वो उसके खिलाफ हो। और उसकी ये रिपोर्ट एक कवर अप है, पर किसका? डॉक्टर नेने जस्ट लेट इट बी, लीव इट। हमने ऑलरेडी एक पूरी यूनिट खो दी है। अब हमें बस एक कहानी चाहिए जिसे हम देश को सुना सके, एक हीरो की कहानी। और जगदीश हमारा वही हीरो है। पर सर, वो ऑडियो, वो कुछ नहीं, बस एक टूटे हुए आदमी की आखिरी बड़बड़ाहट है। केस क्लोज्ड। लेकिन डॉक्टर नेने ने हार नहीं मानी। उस रात उसने अपने पुराने दोस्त को फोन किया, एक ऐसा आदमी जो सरकार के सबसे गुप्त विभाग में काम करता था, एक ऐसा विभाग जिसका नाम भी फाइल पर नहीं लिखा जाता। उस फाइल को, जिसमें जगदीश की झूठी रिपोर्ट और अल्फा टीम की सच्ची मौत की ऑडियो टेप थी, एक नए अनजान अस्तित्व को सौंप दिया गया। अगली सुबह मेजर राठौड़ अपने बेसमेंट की ऑफिस में बैठे थे। उनके सामने वही फाइल रखी थी। उन्होंने जगदीश की रिपोर्ट पढ़ी, फिर उन्होंने टेप सुनी। उन्होंने डॉक्टर नेने के नोट्स पढ़े। उनके चेहरे पर ना विश्वास था ना विश्वास, बस एक गहरी सूझबूझ भरी खामोशी थी। ये एक ऐसी समस्या थी जिसे गोलियों से नहीं, दिमाग से सुलझाना था। राठौड़ फाइल लेकर अपने सुपीरियर डायरेक्टर भार्गव के ऑफिस में गए। भार्गव एक उम्रदराज आदमी थे, जिनकी आंखों में सदियों का ज्ञान और उनसे भी ज्यादा राज छुपे थे। सर, ये फाइल नंबर 734, अल्फा टीम। मुझे नहीं लगता ये नक्सल अटैक था। मैं जानता हूं। भार्गव ने अपनी कुर्सी से उठकर दीवार पर लगे एक बड़े से नक्शे की तरफ देखा। जगदीश की कहानी एक पर्दे की तरह है राठौड़, साफ सुथरी, और उसके पीछे कुछ भयानक छुपा है। और वो ऑडियो टेप, उस पर्दे में एक छेद है। हमें उस छेद से अंदर झांकना होगा। सर, टैक्टिकल डिसेप्शन की थ्योरी आम हालत में ठीक है, पर उस कमांडर की आवाज़, उसमें से स्ट्रैटेजी नहीं थी, दहशत थी। ऐसी दहशत जो दुश्मन की गोलियों से नहीं आती। सही कहा। यह मामला अब मिलिट्री इंटेलिजेंस के दायरे से बाहर है। हम एक अनजान दुश्मन से लड़ रहे हैं, एक ऐसा दुश्मन जिसके नियम हम नहीं जानते। और अनजान नियम समझने के लिए हमें एक अनजान किताब पढ़ने वाला चाहिए। राठौड़ ने अपने डायरेक्टर की तरफ देखा। आप किसकी बात कर रहे हैं सर? एक आदमी है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, पुराने किस्से कहानियों का माहिर, देश का सबसे बड़ा और सबसे सनकी फोकलोरिस्ट। लोग उसे प्रोफेसर कहते हैं, पर वो खुद को कहानियों का कब्रिस्तान कहता है। उसका नाम है वर्मा।
प्रोफेसर आलोक वर्मा। सर, एक प्रोफेसर इस मिशन पर। राठौर, यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब तुम्हारा दुश्मन एक परछाई हो तो तुम बंदूक नहीं एक दिया लेकर जाते हो। वर्मा वही दिया है, उसे बुलाओ, कहो एक नई कहानी आई है झारखंड के जंगलों से। दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेक्चर हॉल पुरानी किताबों और धूप की महक से भरा था। सूरज की रोशनी ऊंची खिड़कियों से छन कर आ रही थी, हवा में तैरते धूल के कणों को सुनहरा बना रही थी। पोडियम पर प्रोफेसर आलोक वर्मा थे, एक दुबले पतले आदमी जिनके चश्मे उनकी नाक पर टिकने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी आंखों में एक जुनूनी चमक थी। सो स्टूडेंट्स, एज आई सेड, इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों के लिए हर अनजान चीज एक कहानी थी। तूफान एक क्रोधित देवता था तो सूखा एक श्राप। लेकिन सबसे दिलचस्प है वो कहानियां जो उन चीजों के बारे में हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता था। ऐसी शक्तियां जिनका अस्तित्व सिर्फ उनकी आवाज से जाना जाता था। कुछ पुराने ग्रंथों में शब्द असुर का जिक्र है, ऐसे अस्तित्व जो देख नहीं सकते पर सुन सकते हैं, जो आवाज की तरफ ऐसे खींचे चले आते हैं जैसे पतंग आग की तरफ। उनकी आवाज में एक ऐसी गर्माहट थी जो क्लास में बैठे स्टूडेंट्स को अपनी तरफ खींच रही थी। तभी लेक्चर हॉल के भारी लकड़ी के दरवाजे एक कड़ की आवाज के साथ खुले। दो लंबे चौड़े कंधों वाले आदमी अंदर आए। उन्होंने आर्मी की वर्दी पहनी थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनकी मौजूदगी उस एकेडमिक माहौल में एक लोहे की दीवार जैसी थी। उनके पीछे एक नौजवान ऑफिसर था। क्लास में एक खामोशी छा गई। सबकी नजरें उन पर थी। प्रोफेसर वर्मा ने चिड़चिड़ाहट से उनकी तरफ देखा। उन्हें अपने लेक्चर के बीच में दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। यस, व्हाट इज इट? नौजवान ऑफिसर आगे बढ़ा। उसके कदम नपे तुले थे। वो पोडियम के पास आकर रुका। प्रोफेसर आलोक वर्मा, हाँ मैं ही हूँ, पर जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी क्लास ले रहा हूँ। जो भी काम है आप मेरे ऑफिस में 1 घंटे बाद आ सकते हैं। ऑफिसर ने नामे सिर हिलाया। आई एम सॉरी प्रोफेसर, पर यह ज़रूरी है, आपको हमारे साथ अभी चलना होगा। प्रोफेसर वर्मा का चेहरा गुस्से से थोड़ा लाल हो गया। उन्होंने अपने चश्मे को अपने नाक पर टिकाया। देखिए ऑफिसर, ये मेरी क्लास है, आप ऐसे आकर मुझे आदेश नहीं दे सकते। ये यूनिवर्सिटी है, कोई मिलिट्री कैंप नहीं। ऑफिसर एक कदम और आगे आया। उसने अपनी आवाज को इतना धीमे कर लिया कि सिर्फ वर्मा ही सुन सके। प्रोफेसर डायरेक्टर भार्गव ने भेजा है। ये नाम सुनते ही वर्मा के चेहरे का रंग बदल गया। उनकी चिड़चिड़ाहट एक पल में गायब हो गई। उसकी जगह एक गहरी चिंतित खामोशी ने ले ली। फाइल नंबर 734, उन्होंने कहा है, एक नई कहानी आई है। एक नई कहानी, ये उनका कोट था। एक ऐसी कहानी जिसे आम लोग नहीं सुन सकते थे। एक ऐसी कहानी जिसके अक्षर खून से लिखे जाते थे। वर्मा ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स की तरफ देखा जो इस अजीब दृश्य को हैरानी से देख रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास यही खत्म होती है। उन्होंने पोडियम से अपनी किताबें और नोट्स उठाए। उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उन 2 फौजियों ने उनके आसपास एक घेरा सा बना लिया, जैसे वो उन्हें एस्कॉर्ट कर रहे हों। जब वो दरवाजे से निकल रहे थे, एक स्टूडेंट ने हिम्मत करके पूछा, सर, सब ठीक तो है? वर्मा ने पलट कर देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जिसमें डर और उत्सुकता दोनों थे। शायद नहीं, और शायद इससे बेहतर कभी नहीं था। यूनिवर्सिटी के बाहर एक काले रंग की अनमार्क्ड एम्बेसडर कार उनका इंतजार कर रही थी। प्रोफेसर वर्मा उस अंधेरे अनजान सफर पर निकल पड़े, अपनी किताबों की दुनिया को पीछे छोड़कर एक ऐसी सच्चाई की तरफ जो किसी भी लोक कथा से ज्यादा भयानक थी। तंत्रा का ब्रीफिंग रूम एक बेरंग बेरूह जगह थी। यहां कोई खिड़की नहीं थी, दीवारों पर कोई तस्वीर नहीं, बस एक लंबी कॉन्फ्रेंस टेबल, कुछ कुर्सियां और एक दीवार पर लटका प्रोजेक्टर स्क्रीन। हवा में सिगरेट के धुएं और एक अजीब सी दबी हुई बेचैनी की महक थी। मेजर राठौड़ टेबल के एक सिरे पर बैठे थे। उनके सामने
फाइल नंबर 734 खुली पड़ी थी। उनके चेहरे पर एक पत्थर जैसी शांति थी, पर उनकी उंगलियां टेबल पर एक अनजान सी लय में थपथपा रही थीं। दरवाज़ा खुला और प्रोफेसर वर्मा अंदर आए। उनके पीछे वही नौजवान ऑफिसर था। वर्मा ने कमरे के माहौल को देखा, फौजी अनुशासन और छुपी हुई दहशत का एक अजीब सा मिश्रण। प्रोफेसर वर्मा, लेट मी वेलकम यू टू द टैक्टिकल ऑपरेशन न्यूट्रलाइजेशन टास्क फोर्स एंड रिसर्च एजेंसी, शॉर्ट फॉर्म तंत्रा। मैं मेजर राठौड़। प्लीज हैव अ सीट। वर्मा ने कुर्सी खींची और बैठ गया। उन्होंने मेज पर रखी फाइल को देखा। तो यह है वो नई कहानी। राठौड़ ने फाइल को उनकी तरफ सरका दिया। कहानी नहीं प्रोफेसर, एक मैसेकर। एक पूरी यूनिट खत्म हो गई और जो जिंदा बचा उसकी कहानी टेप से मेल नहीं खाती। राठौर उठे और रील टू रील टेप रिकॉर्डर को चालू किया। एक बार फिर उस कमरे में अल्फा टीम की आखिरी चीखें गूंज उठी। अल्फा टीम लॉग एंट्री, टाइम अननोन। हम भटक गए हैं, कंपास काम नहीं कर रहे। हम अकेले नहीं हैं, कोई हमें देख रहा है। कॉन्टैक्ट, दुश्मन 3 o'clock, पेड़ों पर है। ओपन फायर, उन्हें नीचे गिराओ। कोई रैम नहीं। सीज फायर, गोलियां रोको, भगवान के लिए गोलियां रोको। मैंने कहा गोलियां रोको। वो गोलियों से मर नहीं रहे, आवाज से आ रहे हैं। चुप हो जाओ, डोंट मेक अ साउंड। भगवान के लिए आवाज मत करना। वर्मा ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो हर आवाज को, हर डर को अपने अंदर उतार रहे हों। जब टेप खत्म हुई तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में अब जुनून नहीं, एक गहरा एकेडमिक डर था। उसकी आवाज कमांडेंट की। उसमें सिर्फ डर नहीं था मेजर, उसमें एक अजीब सी हैरानी थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसके दिमाग के हर नियम को तोड़ रहा हो। वो कहता है नक्सल थे, पर वो चीख रहा था कि आवाज मत करो। क्यों? क्योंकि शायद दुश्मन नक्सल थे ही नहीं, शायद दुश्मन की आंखें ही नहीं थी। आप कहना क्या चाहते हैं? झारखंड के कुछ आदिवासी इलाकों में एक बहुत पुरानी कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसे लोग अब भूल चुके हैं। ये कहानी है प्रेताक्षी की। प्रेताक्षी, प्रेत और यक्ष के मिलन से जन्मा एक जीव। कुछ लोग इसे प्रेत की प्यास भी कहते हैं। ये ऐसे अस्तित्व हैं जिन्हें रोशनी से नफरत है। वो जमीन के नीचे अंधेरी गुफाओं में रहते हैं। उनकी आंखें नहीं होती। सदियों के अंधेरे ने उनसे देखने की शक्ति छीन ली है, पर उनकी सुनने की शक्ति वो अप्राकृतिक है। वो एक पत्ते के गिरने की आवाज़ भी मीलों दूर से सुन सकते हैं। वो आवाज़ से शिकार करते हैं मेजर। आवाज़ ही उनके लिए रोशनी है। राठौड़ की उंगलियों ने थपथपाना बंद कर दिया। वो खामोशी से वर्मा को देख रहे थे। कहानियां कहती हैं कि वो इंसान का रूप ले सकते हैं। जिस इंसान को मारते हैं वो उसके जिस्म को, उसकी आवाज़ को, उसकी यादों को ओढ़ लेते हैं, ताकि वो अपने अगले शिकार को झांसा दे सके। तो आप कह रहे हैं कि हमारा दुश्मन एक अंधा भूत है जो आवाज़ सुनकर हमला करता है और फिर हमारी शक्ल ओढ़ लेता है? नो मेजर, में ऐसा नहीं कह रहा। कहानियां कहती हैं। अपने पूरे मिलिट्री करियर में मैंने कभी भी कोई सुपरनैचुरल फिनोमिना नहीं देखा प्रोफेसर। इट वॉज ओनली गन्स एंड ब्लड। वैसे भी ये हमारा पहला मिशन है एंड हायर रैंक्स में सीनियर्स को लगा कि आई वुड बी द बेस्ट मैन टू लीड ग्राउंड ऑपरेशंस फॉर तंत्र। आई हैव माई डाउट्स दो, बट कि व्हाट इज द नीड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज मैं कहानियों पर विश्वास नहीं करता। तो फिर इस कहानी पर कीजिए मेजर। वर्मा ने टेप रिकॉर्डर की तरफ इशारा किया। टेप को आखिरी हिस्से पर ले जाइए, जहां कमांडेंट के आखिरी शब्द स्टैटिक में डूब जाते हैं। मेजर, अब इस स्टैटिक को सुनिए ध्यान से। वर्मा ने रिकॉर्डर के पास रखे एक छोटे एम्पलीफायर का डायल घुमाया।
उसने स्टैटिक की आवाज को बढ़ा दिया। ध्यान से सुनिए। प्रोफेसर वर्मा ने एक और डायल घुमाया, फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करते हुए। एक पल के लिए स्टैटिक के नीचे से एक और आवाज उभरी। और फिर से वही स्टैटिक। कमरे में एक भयावह खामोशी छा गई। राठौड़ उस रिकॉर्डर को घूर रहे थे। उनके चेहरे पर अब संदेह नहीं था, बस एक ठंडा कठोर एहसास था। प्रिपेयर फॉर द मिशन। वर्मा ने सर हिलाया। उन्हें पता था कि उनकी कहानियों का कब्रिस्तान अब एक नए जिंदा भूत का घर बनने जा रहा था। तंत्रा का आर्मरी उनके ब्रीफिंग रूम से बिल्कुल अलग था। यह एक बड़ा कंक्रीट का बंकर था जिसमें गन ऑयल, ओजोन और एक अनजान सी दबी हुई डर की महक थी। एक तरफ दीवार पर स्टैंडर्ड इशू राइफल्स और एलएमजीज रखे थे, दूसरी तरफ अजीबोगरीब कस्टम मेड उपकरण रखे थे जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के प्रॉप्स लग रहे थे। मेजर राठौड़ और उनकी पूरी टीम, सूबेदार शर्मा टीम के अनुभवी सेकंड इन कमांड, हवलदार भास्कर उनका तर्क संगत कम्युनिकेशंस एक्सपर्ट, नायक जोशी शांत स्वभाव का मेडिक और दो नौजवान फौजी सिंह और दास एक स्टील की मेज के चारों तरफ खड़े थे। प्रोफेसर वर्मा एक कोने में खड़े थे। उनकी बेचैनी साफ दिख रही थी। सर ये क्या चीज है? इसका वजन तो एक आर्टिलरी शेल से भी ज्यादा है। सिंह और दास मिलकर एक भारी ट्राइपॉड पर लगे पैराबोलिक डिश को उठाने की कोशिश कर रहे थे। उससे मोटी मोटी केबल जुड़ी हुई थी जो एक बड़े से बैटरी पैक तक जा रही थी। सिंह, ये सोनिक इन्वर्टर है। थ्योरी ये है कि ये एक साइलेंट बबल बनाता है, लेकिन इससे ज्यादा इसके बारे में इसके बनाने वाले भी नहीं जानते। बस ध्यान रखना, इसकी बैटरी ज्यादा देर नहीं चलती। राठौड़ ने एक स्टैंडर्ड राइफल उठाई, उसके एक्शन को चेक किया। उसका चेहरा शांत था। ये उनकी दुनिया थी, हथियार, अनुशासन और रणनीति। फिर उनकी नजर एक दूसरे क्रेट पर पड़ी। उन्होंने उसे खोला। अंदर शॉटगन शेल्स थे, पर उनमें मेटल पैलेट्स की जगह सफेद मोटा नमक भरा था। उसके बगल में राइफल मैगजीन्स थी जिनकी गोलियों पर चांदी की एक पतली सी परत चढ़ी हुई थी। सर, आज्ञा हो तो एक सवाल पूछूं? ये नमक से कैसा घाव बनता है? इसकी फर्स्ट एड के लिए तैयार नहीं हूं मैं। नायक जोशी की बात सुनकर राठौड़ ने प्रोफेसर की तरफ देखा। प्रोफेसर, हर ग्राम वजन मायने रखता है। ये नमक और चांदी असली गोलियों की जगह ले रहे हैं। क्या आप सच में सोचते हैं कि हम भूत प्रेत पर नमक छिड़कने जा रहे हैं? वर्मा, जो अब तक चुप थे, आगे बढ़े। उनकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। मेजर, आपकी असली गोलियां उस जंगल में पत्थर फेंकने के बराबर होंगी। अगर मेरी रिसर्च सही है तो ये। उन्होंने एक चांदी की गोली उठाई। ये हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार है। पुराने ग्रंथों के अनुसार कुछ अस्तित्व ऐसे होते हैं जिन्हें पवित्र धातु ही चोट पहुंचा सकती है। राठौड़ ने वर्मा की बात सुनी और फिर सूबेदार शर्मा की तरफ देखा। शर्मा, एक काम करो, इनके लिए 2 मैगजीन पैक कर दो, बाकी सब स्टैंडर्ड इशू। सूबेदार शर्मा ने शांति से अपना सर हिलाया। और ये सर? हवलदार भास्कर ने एक बल्कि एनालॉग ईएमएफ मीटर उठाया। उसने स्विच ऑन किया तो उसकी सुई हिलने लगी और एक हल्की सी टिक टिक की आवाज आने लगी। प्रोफेसर वर्मा ने भास्कर की तरफ देखा। दुश्मन अंधा है। हमारे स्टारलाइट स्कोप्स हमें रास्ता दिखाने के लिए हैं, दुश्मनों को देखने के लिए नहीं। ये हमारी आंखें हैं। ये हमें बताएगा जब वो पास होगा। पर सर, इसकी टेक्नोलॉजी तो रेडियो से भी पुरानी है। ये किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इंटरफेयर कर सकती है। इसकी रीडिंग्स पर हम पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकते। हमें इससे मिलने वाले डेटा को क्रॉस वेरीफाई करना होगा। तभी कमरे के दूसरे कोने में एक टेक्नीशियन एक और सोनिक इन्वर्टर को टेस्ट कर रहा था। उसने गलती से गलत स्विच दबा दिया। एक पल के लिए सब शांत था। फिर मशीन ने कान फोड़ दर्दनाक आवाज दी। आवाज इतनी तेज थी कि सबने अपने कानों पर हाथ रख लिए। सबसे नौजवान फौजी दास उस कान फोड़ू आवाज से झन्नाकर अपने घुटनों पर आ गया। चेहरे पर दर्द का भाव था, डर का नहीं। उसी पल सिंह के हाथ में जो ईएमएफ मीटर था वो पागल हो गया। उसकी सुई
इतनी तेजी से हिली कि वो प्लास्टिक के कवर से जा टकराई और एक क्रैक की आवाज के साथ टूट गई। मीटर से एक हल्का सा धुआं निकला और उसकी टिक टिक की आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। दूसरी ओर टेक्नीशियन ने घबराकर इन्वर्टर बंद कर दिया। कमरे में एक अजीब सी कांपने वाली खामोशी छा गई। सब एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरे पर पसीना था। पैकअप, हम कल सुबह निकल रहे हैं। राठौड़ के आदेश में अब भी वही अनुशासन था, पर उनकी आंखों में एक नई अनजान सी चिंता थी। वो एक ऐसी जंग में जा रहे थे जिसके नियम वो नहीं जानते थे और जिसके हथियार उनके सामने ही दम तोड़ रहे थे। सुबह से पहले का अंधेरा था। पालम एयरफोर्स स्टेशन की टारमैक पर एक बड़ा सा ग्रे रंग का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन अपने इंजन की धीमी गुर्राती आवाज के साथ खड़ा था। हवा में जेट फ्यूल की तीखी महक थी। तंत्रा की टीम अब पूरी तरह से तैयार प्लेन की तरफ बढ़ रही थी। उनके चेहरों पर न नींद थी, न ही कोई भावना, बस एक ठंडा अनुशासित संकल्प था। प्लेन के अंदर माहौल बिल्कुल अलग था। ये कोई पैसेंजर प्लेन नहीं था। अंदर सिर्फ मेटल की बेंचेस थी और हर तरफ सामान को बांधने के लिए स्ट्रैप्स लगे थे। इंजन की आवाज इतनी तेज थी कि बात करना मुश्किल था। मेजर राठौड़ ने अपनी बेटी की बनाई हुई एक छोटी सी ड्राइंग अपनी जेब से निकाली। एक घर, सूरज और 3 लोग, वो, उसकी पत्नी और उनकी बेटी। उसने उसे देखा, एक लंबी सांस ली और उसे वापस जेब में रख लिया। ये उसकी दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जिसे वो इस अंधेरे से बचाने जा रहा था। उसने एक बार पहले भी एक फौजी खोया था, एक नौजवान लड़का, एक छोटी सी टैक्टिकल गलती की वजह से। वो बोझ वो आज भी उठाए हुए था। इस बार वो किसी को पीछे नहीं छोड़ेगा, ये उसका वादा था खुद से। दूसरी तरफ प्रोफेसर वर्मा खिड़की से बाहर सुबह की धुंधली रोशनी को देख रहे थे। उनके लिए यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह एक खोज थी, एक प्रमाण। सालों पहले उनकी पत्नी की मौत एक अजीब हादसे में हुई थी, एक सुनसान सड़क पर, रात के वक्त। पुलिस ने उसे हिट एंड रन कहा था, पर वर्मा जानते थे कि सच कुछ और था। उनकी पत्नी ने मरने से पहले उन्हें बताया था कि उसे कुछ दिनों से आवाजें सुनाई दे रही थी। कोई उसका नाम पुकार रहा था। लोगों ने उन्हें पागल कहा था। आज वो उन सबको गलत साबित करने जा रहे थे। सूबेदार शर्मा शांति से अपनी आंखें बंद किए बैठे थे। उनके हाथ में एक छोटा सा हनुमान चालीसा था। वो एक साधारण आदमी थे, एक किसान के बेटे। फौज उनके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं, उनका धर्म था। उन्होंने गोलियां देखी थी, उन्होंने मौत देखी थी, पर उन्होंने भूत प्रेत नहीं देखे थे। उनके गांव में लोग चुड़ैल और पिशाच की कहानियां सुनाते थे और वो उन पर विश्वास भी करते थे। आज वो एक कहानी का हिस्सा बनने जा रहे थे। उनकी बस एक ही प्रार्थना थी कि वो अपने परिवार के पास जिंदा लौट सके। हवालदार भास्कर, उनका कॉम्स एक्सपर्ट, अपने रेडियो सेट को चेक कर रहा था। वो शहर का लड़का था, साइंस का स्टूडेंट। उसके लिए हर समस्या एक इक्वेशन थी जिसका एक तर्कसंगत समाधान होता था। यह प्रेताक्षी की कहानी उसे अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक अनक्लासिफाइड बायोलॉजिकल एंटिटी या एक बायो एकॉस्टिक फिनोमेना लगती थी। वो इस मिशन पर इसीलिए आया था क्योंकि उसे चुनौती पसंद थी। वो ये साबित करना चाहता था कि हर अनजान चीज को विज्ञान के दायरे में लाया जा सकता है। प्लेन ने झारखंड के एक अनजान से मिलिट्री एयरबेस पर लैंड किया। वहां से उनका सफर हेलीकॉप्टर में शुरू हुआ। 2 बड़े ऑलिव ग्रीन Mi-17 हेलीकॉप्टर्स उनका इंतजार कर रहे थे। एक में टीम और उनका पर्सनल गियर था, दूसरा एक हेवी लिफ्ट चॉपर अपने नीचे एक विलीज जीप को बांधे हुए था, जिसमें उनका भारी सामान, सोनिक इन्वर्टर्स, बैटरीज, एक्स्ट्रा एम्यूनिशन लदा हुआ था। हेलीकॉप्टर्स के उड़ते ही नीचे का नजारा बदल गया। शहर की इमारतें पीछे छूट गई। अब नीचे सिर्फ एक अंतहीन हरा समंदर था, जंगल का समंदर।
हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की थम 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 की आवाज इतनी तेज थी कि अब सोचना भी मुश्किल था। नायक जोशी, उनका मेडिक, नीचे जंगल को देख रहा था। उसका चेहरा शांत था। उसने पहले भी जंग देखी थी। उसने अपने सामने लोगों को मरते देखा था। ऐसे घाव देखे थे जिन्हें सिया नहीं जा सकता था। उसका काम था जिंदगी बचाना, पर वो एक ऐसी चीज से लड़ने जा रहा था जो शायद जिंदा ही नहीं थी। आप एक परछाई को पट्टी कैसे बांध सकते हैं? आप एक चीख का इलाज कैसे कर सकते हैं? सिंह और दास, सबसे नौजवान, नीचे देखकर उत्सुक थे। उनके लिए यह एक एडवेंचर था, एक मौका अपने आप को साबित करने का। उन्होंने राठौड़ और शर्मा की कहानियां सुनी थी। आज वो अपनी कहानी लिखने जा रहे थे। हेलीकॉप्टर की गति धीमी हुई। नीचे एक छोटी सी साफ की हुई जगह दिखाई दी, उनका ड्रॉप जोन। हेवील्यूक चॉपर ने जीप को नीचे एयर ड्रॉप किया। वो एक बड़े से पैराशूट के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरी। फिर उनके हेलीकॉप्टर से रस्सियां नीचे फेंकी गई। गो गो गो! एक एक करके तंत्र के फौजी उस अंधेरे में उतर गए। उनके पैरों ने उस अनजान जमीन को छुआ। उनके चारों तरफ जंगल सांस ले रहा था। उनके ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज धीरे धीरे दूर चली गई और फिर खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो शहर की खामोशी जैसी नहीं थी। ये एक जिंदा, इंतजार करती हुई खामोशी थी। उनका सफर खत्म हो चुका था और उनकी जंग अब शुरू होने वाली थी। जमीन पर पैर रखते ही पहली चीज जिसने उन्हें चौंका दिया वो थी जंगल की आवाज। ये एक ऐसी आवाज थी जिसे शहर का कोई आदमी समझ नहीं सकता था। हजारों लाखों जीवों की एक साथ सांस लेने की आवाज, झिंगुरू की लगातार कर, दूर से आती बंदरों की चीखें, अनजान पंछियों के गीत। ये जंगल जिंदा था। शर्मा, जोशी, इधर आओ। जीप को पैराशूट से अलग करो और गियर लोड करने के लिए तैयार करो। भास्कर, कॉम्स चेक करो। सिंह, दास मेरे साथ पेरीमीटर सिक्योर करो। और प्रोफेसर, आप प्लीज जीप के पास ही रहेंगे। सब अपने काम में लग गए। जीप को पैराशूट से अलग किया गया। भारी सामान को उतारकर जीप में लोड किया गया। राठौड़, सिंह और दास के साथ क्लियरिंग के चारों तरफ एक छोटा सा चक्कर लगा रहे थे। उनकी राइफल तैयार थी। सर, इतना घना जंगल है, ऐसा लगता है कि सूरज की रोशनी भी यहाँ जमीन तक नहीं पहुँचती। ध्यान रखना सिंह, ये हमारा इलाका नहीं है। 1 घंटे बाद सब तैयार थे। जीप स्टार्ट की गई। उन्होंने जंगल के अंदर जाती एक पुरानी टूटी फूटी पगडंडी पर जीप को चढ़ाया। राठौड़ ड्राइव कर रहे थे। उनके बगल में सूबेदार शर्मा थे। पीछे बाकी टीम सामान के साथ बैठी थी। प्रोफेसर वर्मा ने जीप के आगे की सीट ली। उनकी आंखें जंगल को स्कैन कर रही थी। जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में जाते गए, माहौल बदलने लगा। सर, ये आपने नोटिस किया? क्या दास? आवाजें। वो दास सही था। पहले बंदरों की चीखें बंद हुई, फिर पंछियों का गीत शांत हो गया। अब सिर्फ झिंगुरू की कर्र की आवाज थी, पर वो भी पहले से धीमी लग रही थी। भास्कर, जो पीछे बैठे उनकी बातें सुन रहा था, उसने कहा, सर, ये तो एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। हमारी जीप की आवाज एक बड़े प्रेडेटर की आहट जैसी है। छोटे जानवर चुप हो गए। ये तो एक स्टैंडर्ड इकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है और कुछ नहीं। या फिर हवलदार, जंगल जानता है कि उसे चुप रहना है। भास्कर ने वर्मा की बात सुनकर उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब मजाक नहीं बल्कि एक आलोचनात्मक भाव था। प्रोफेसर, मैं आपकी रिसर्च का समर्थन करता हूँ। आपकी कहानियाँ हमें इस चीज़ के व्यवहार को समझने में मदद करती हैं, पर आखिर में हर भूत के पीछे एक भौतिक कारण होता है। हमें बस उसे ढूंढना है। वर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आगे देखते रहे। अचानक झिंगुरू की आवाज़ भी बंद हो गई, एकदम से, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। अब बस जीप के इंजन और पहियों के नीचे आते सूखे पत्तों के अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। एक ऐसी खामोशी जो कानों में चुभती थी। मेजर, ये ठीक नहीं है। मैंने कई जंगल देखे हैं, पर ऐसा सन्नाटा कभी नहीं देखा। राठौड़ ने
जीप रोक दी। उन्होंने इंजन बंद कर दिया। अब खामोशी पूरी तरह से काबिज थी, इतनी गहरी कि उन्हें अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। भास्कर, ईएमएफ मीटर। भास्कर ने ईएमएफ मीटर ऑन किया। सुई स्थिर थी, कोई टिक टिक नहीं। प्रोफेसर ने सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, वो अभी दूर है, पर वो जानते हैं कि हम यहां हैं। ये जंगल, ये उनका घर है और हम बिन बुलाए मेहमान। मेजर राठौड़ ने प्रोफेसर की ओर देखा और फिर जीप स्टार्ट की। वहां से कुछ किलोमीटर चलने के बाद उन्हें वो दिखा, अल्फा टीम का कैंप, या जो उसका बचा हुआ हिस्सा था। कैंप अपने आप में एक भयानक खामोश दृश्य था। टेंट्स फटे हुए थे, जैसे किसी विशाल जानवर ने उन्हें अपने पंजों से फाड़ दिया हो। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। जमीन पर गहरे सूखे खून के धब्बे थे, पर वहां ना कोई गोली के खोल थे, ना ही किसी बॉम्ब का निशान। गाड़ी के रुकते ही जोशी गाड़ी से उतरा और आसपास देखते हुए बोला, सर ये किसी इंसान का काम नहीं लगता। उसके ठीक पीछे सिंह भी गाड़ी से उतरा और जमीन से एक चीज उठाई, एक छोटा सा मुड़ा हुआ फोटो फ्रेम। उसमें एक मुस्कुराते हुए औरत और एक छोटे बच्चे की तस्वीर थी। किसी का परिवार था ये। दास ने एक दूसरी चीज की तरफ इशारा किया, एक फौजी की हेलमेट एक पत्थर पर रखी हुई थी। उसके अंदर इंसानी दांतों का एक ढेर था, साफ, सफेद और अजीब तरह से सजाए हुए। भास्कर उस हेलमेट की तरफ बढ़ा। सर, ये नक्सलियों का काम नहीं है, उनका तरीका अलग है। ये तो एक टेरिटोरियल डिस्प्ले है सर, किसी जानवर की तरह जो अपने इलाके को मार्क करता है, पर इसमें एक अजीब सी विकट बुद्धि है। प्रोफेसर भास्कर की ओर बढ़े। नहीं हवलदार, ये जंग नहीं है, ये एक अनुष्ठान है, एक भेंट। वो हमें बता रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं। राठौड़ एक टूटी हुई रेडियो के पास खड़े थे। उसके पास जमीन पर एक छोटा सा हाथ से बनाया हुआ रैटल पड़ा था, वही रैटल जिसकी आवाज उन्होंने टेप पर सुनी थी। उन्होंने उसे उठाया। उसके अंदर के बीज अब भी बज रहे थे। तभी सिंह, जो कैंप के किनारे पर था, उसने गलती से एक सूखी टहनी पर पैर रख दिया। ऐसा लगा जैसे वो आवाज उस अप्राकृतिक खामोशी में एक गोली की तरह गूंजी। उसी पल भास्कर के हाथ में जो ईएमएफ मीटर था वो दीवानों की तरह चीखने लगा। उसकी सुई इतनी तेजी से हिली कि वो आगे पीछे टकराने लगी और उसकी टिक टिक की आवाज एक लगातार भयावह टर में बदल गई। सब वहीं जम गए। उनकी राइफलें तैयार थी, उनकी नजरें अंधेरे जंगल में घूम रही थी। 3 सेकंड बाद ईएमएफ मीटर की आवाज अचानक बंद हो गई। सुई फिर से स्थिर हो गई। जंगल में वही मौत जैसी खामोशी थी, पर अब वो जानते थे खामोशी खाली नहीं थी। रात तेजी से गिर रही थी। जंगल का अंधेरा शहर के अंधेरे जैसा नहीं होता। यह अंधेरा एक ठोस चीज थी, एक भारी कंबल जो हर रोशनी, हर आवाज को अपने अंदर निगल लेता था। ओके बॉयज, लिसन अप। हम यही कैंप बनाएंगे, इस क्लियरिंग के बीच में। कम से कम हमें चारों तरफ का साफ नजारा मिलेगा। टीम ने तेजी से काम शुरू किया। उन्होंने जीप को क्लियरिंग के बीच में पार्क किया। उसकी हेडलाइट्स ऑन करके रोशनी का एक छोटा सा घेरा बनाया। 2 मिलिट्री ग्रेड के टेंट्स लगाए गए। नायक रावत, एक नया टेक्नीशियन जिसे इस मिशन के लिए खास तौर पर चुना गया था, उसने और दास ने मिलकर सोनिक इन्वर्टर को जीप से उतारा और उसे क्लियरिंग के दूसरे सिरे पर अंधेरी की तरफ सेटअप किया। सिंह और दास उस फ्लैंक पर सिक्योरिटी के लिए तैनात थे। सर, क्या हमें आग जलानी चाहिए? शर्मा ने मेजर राठौड़ से पूछा। नहीं, आग से रोशनी होगी पर धुआं भी उठेगा और आवाज भी होगी। हम अभी कोई रिस्क नहीं ले सकते। प्रोफेसर वर्मा एक टूटे हुए लॉग पर बैठे हुए थे। उनकी नज़र लगातार अंधेरे जंगल पर टिकी हुई थी। उनका चेहरा चिंता से गहरा हो गया था। मेजर, हमें सोनिक इन्वर्टर का इस्तेमाल करना होगा। यह हमारा एकमात्र सुरक्षा कवच है। या राइट प्रोफेसर, आर्मरी में हम इसके नतीजे देख चुके हैं। बट मेजर, वी नीड टू रेस्ट। हम पूरी रात जाग कर तो नहीं रह सकते। राठौड़ दुविधा में थे। उनका फौजी दिमाग उन्हें इस अविश्वसनीय टेक्नोलॉजी से दूर रहने को कह रहा था, पर उन्हें यह भी पता था कि वर्मा की बात में सच्चाई है। सुबह उन्हें मिशन शुरू करना था और टीम को आराम की जरूरत थी। ऑलराइट, ठीक है रावत, एक्टिवेट द इन्वर्टर। पर
लो पावर पे, ओके। रावत ने बैटरी पैक का स्विच ऑन किया। मशीन से एक हल्की सी धीमी की आवाज आने लगी। सर सिस्टम स्टेबल है, साइलेंट बबल एक्टिवेट कर रहा हूं। उसने एक बड़ा सा लाल बटन दबाया। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर मशीन से वही कान फोड़ दर्दनाक शरीक निकली। आवाज इतनी तेज थी कि जीप की हेडलाइट्स भी तेजी से फ्लिकर करने लगी। क्लियरिंग को रोशनी और अंधेरे की एक भयानक डिसोरिएंटिंग स्ट्रोबिंग इफेक्ट में बदल दिया। हर कोई अपने कानों पर हाथ दबाए जमीन पर झुक गया। जैसे ही शरीक शुरू हुई, अंधेरे जंगल से ठीक इन्वर्टर के पीछे से सूखी पत्तियों और टहनियों के कुचलने की एक भयानक आवाज आई, जैसे कोई जानवर एक ऐसी रफ्तार से दौड़ रहा हो जो इंसानी नहीं हो सकती। स्ट्रोबिंग लाइट्स में टीम ने पेड़ों की लाइन से एक धुंधला सा काला आकार निकलते देखा। वो इतनी तेजी से हिला कि उसकी आकृति समझना नामुमकिन था। उसके साथ ही एक छोटी दबी हुई चीख सुनाई दी। आकार एक पल के लिए दिखा और फिर वापस अंधेरे में गायब हो गया। श्रीक 3 सेकंड तक चली और फिर अचानक बंद हो गई। हेडलाइट स्टेबल हो गई। एक बार फिर वही मौत जैसी खामोशी। बॉयज, स्टेटस रिपोर्ट, सब लोग अभी। एक एक करके सबने रिपोर्ट किया। शर्मा चेक, भास्कर चेक, जोशी चेक, रावत चेक। फिर एक पल की खामोशी। सिंह, दास, रिपोर्ट करो। वॉकी के उस पार से एक कांपती हुई आवाज आई। सिंह चेक सर, क्या कुछ हुआ है? दास रिपोर्ट करो। पर कोई आवाज नहीं आई। राठौर और शर्मा तेजी से क्लियरिंग के उस सिरे की तरफ दौड़े। उन्होंने देखा कि सिंह जमीन पर पड़ा था। रावत इन्वर्टर के पास पत्थर बना खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे जंगल में टिकी थी, चेहरा डर से सफेद। और जहां दास को खड़ा होना चाहिए था, वहां जमीन पर उसकी राइफल पड़ी थी। उसके पास गीली मिट्टी पर एक गहरा काला धब्बा था और उस धब्बे से एक साफ निशान अंधेरे जंगल की तरफ जा रहा था, जैसे किसी भारी चीज को घसीटा गया हो। दास जा चुका था। दास की मौत का बोझ हवा में एक जहर की तरह घुल गया था। खामोशी अब सिर्फ एक रणनीति नहीं, बल्कि एक भारी दुख भरा कंबल थी। सिंह, जिसने अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने खोया था, अब एक पत्थर की मूर्ति बन गया था। वो न रोता था न बोलता था, बस अपनी राइफल को सीने से लगाए अंधेरे को घूरता रहता। राठौड़ के कंधों पर अब सिर्फ मिशन की नहीं, अपने टूटे हुए फौजियों का भी बोझ था। उन्हें पता था कि डर और दुख अगर ज्यादा देर रहे तो अनुशासन को दीमक की तरह खा जाते हैं। पहली वॉच सुबेदार शर्मा की थी। वो जीप के पास खड़े थे। उनकी नज़र लगातार अंधेरे जंगल पर टिकी थी। उनके हाथ में उनकी राइफल थी, पर उनके होंठ धीरे धीरे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, मन ही मन। जंगल बिल्कुल खामोश था, इतना खामोश कि शर्मा को अपने ही खून के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो मन में पाठ कर रहे थे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सलावे। शर्मा वही जंगल, उनका हाथ उनके राइफल पर कस गया। ये वही पंक्ति थी जो अभी अभी अपने दिमाग में सोच रहे थे। आवाज़ ऐसी थी जैसे उनके अपने ही विचार उनसे मजाक कर रहे हो। कौन है? जंगल से कोई जवाब नहीं आया, बस वही मौत जैसी खामोशी। 2 घंटे बाद हवलदार भास्कर ने वॉच ली। उसके चेहरे पर एक अनजान सी चिंता थी। उसने अपने रेडियो सेट को देखा। वो पूरी तरह से बंद था, बैटरी से अलग। उसने उसे चेक किया, तसल्ली की और फिर जंगल को घूरने लगा। इंफ्रारेड, मास हिस्टेरिया या फिर कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसे हमारे कान नहीं पर ये रेडियो पकड़ सकता है। आई मीन, हर चीज़ का कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण तो होता ही है। तभी उसके सामने रखे रेडियो सेट से एक हल्की सी क्रैकलिंग की आवाज़ आई। भास्कर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये कैसे हो सकता था? वो तो बंद था। रेडियो से एक तेज स्टैटिक की आवाज़ निकली और स्टैटिक के बीच एक साफ और भयानक रूप से जानी पहचानी आवाज़ उठी। आवाज
आवाज मत करना। और फिर रेडियो एकदम से शांत हो गया। भास्कर, विज्ञान का पुजारी, उस बंद बेजान मशीन को घूरता रहा। उसके पास इसका कोई तर्कसंगत जवाब नहीं था। आधी रात के वक्त मेजर राठौड़ अपने टेंट में थे, पर जाग रहे थे। वो उस नौजवान फौजी के बारे में सोच रहे थे जिसकी मौत का बोझ वो आज तक उठाए हुए थे। उसका चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। तभी उन्हें टेंट के ठीक बाहर से एक आवाज सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जिसने उनके दिल को एक पल के लिए धड़कने से रोक दिया। एक मासूम, जानी पहचानी आवाज। राठौड़ एक झटके में टेंट से बाहर निकले, उनकी राइफल तैयार। उन्होंने अपने स्टारलाइट स्कोप से क्लियरिंग के हर कोने को देखा। कुछ नहीं। सिंह, जो उस वक्त वॉच पर था, उसने भी कुछ नहीं देखा था, कुछ नहीं सुना था। राठौड़ उस ठंडी खामोश रात में अकेले खड़े थे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उनका दुश्मन अब सिर्फ जंगल में नहीं था, वो उनके दिमाग के अंदर घुस चुका था। सुबह होने से ठीक पहले, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है, आखिरी हमला हुआ। अचानक एक साथ कैंप में मौजूद हर ईएमएफ मीटर, भास्कर के हाथ में, जीप में रखे स्पेयर्स, सबके सब पागल हो गए। ये क्या हो रहा है सर? ये बंद ही नहीं हो रहा। उनकी सुइयां अरे क्या हो रहा है? दीवानों की तरह हिलने लगी और उनकी टिक टिक की आवाज एक साथ मिलकर एक भयानक कानपुर शोर में बदल गई। पूरी टीम अपने टेंट से बाहर निकल आई, डिफेंसिव पोजीशंस में। उन्हें लगा जैसे अब असली हमला होने वाला है। शोर बढ़ता गया, उनके दिमाग पर एक हथौड़े की तरह पड़ता गया। ये शोर 10 सेकंड तक चला। 10 सेकंड जो एक पूरी जिंदगी जैसी लगी। और फिर एक साथ सारे मीटर शांत हो गए। जंगल में वही खामोशी थी। कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन अब सबको एहसास हो गया था, दुश्मन उनके चारों तरफ था, अदृश्य, खामोश, और वो उनके साथ खेल रहा था। सूरज की पहली किरण जब जंगल के पेड़ों को चीर कर उस क्लियरिंग में आई, तो उसने एक ऐसी टीम को रोशन किया जो रात से पहले वाली टीम नहीं थी। उनके जिस्म पर कोई जख्म नहीं था, पर उनकी रूह पर, उनके दिमाग पर गहरी खरोंचें आ चुकी थी। पैकअप बॉयज, हम और अंदर जा रहे हैं। इसे यही खत्म करना होगा। उनकी आवाज में अब भी अनुशासन था, पर अब उसके नीचे एक नया गहरा डर था, एक अनजान दुश्मन का डर। सुबह की रोशनी उस क्लियरिंग में एक बीमार पीली चादर की तरह फैली, पर उसने अंधेरे को दूर नहीं किया, सिर्फ उसकी गहराई को और साफ कर दिया था। रात का बोझ अभी भी हवा में था, एक दबी हुई चीख की तरह। नींद किसी को नहीं आई थी। हर फौजी की आंखें लाल थीं, उनके चेहरों पर थकान और एक गहरा खामोश डर खुदा हुआ था। वो एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे, जैसे हर साथी के चेहरे में उन्हें अपना ही डर दिखाई दे रहा हो। सिंह एक जिंदा लाश बन चुका था। वो जीप के पास बैठा था, दास की राइफल को अपने सीने से ऐसे चिपकाए हुए जैसे वो उसके टूटे हुए दिल के आखिरी टुकड़े हों। उसकी आंखें खाली थीं, अंधेरे जंगल को घूर रही थी, पर शायद कुछ देख नहीं रही थी। जंगल अब से पेड़ों का झुंड नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वो जाग गया है, जैसे हर पत्ता एक आंख है, हर टहनी एक कान। वो उन्हें देख रहा था, उनका इंतजार कर रहा था। राठौड़ ने टूटी हुई रेडियो को देखा, फिर अपनी टीम को। उनका अनुशासन, उनका प्रशिक्षण, सब उस रात की कानाफूसी और अनदेखे डर के सामने छोटा पड़ गया था। पैकअप, वी आर मूविंग। हम अल्फा टीम के निशानों पर आगे बढ़ेंगे। शायद उन्हें कोई जवाब मिला हो। ये कमजोर सी आशा थी और सब जानते थे, पर एक जगह रुके रहना मौत को दावत देने जैसा था। उन्होंने उस तबाहशुदा कैंप को पीछे छोड़ा और एक ऐसी पगडंडी पर चल पड़े जो मुश्किल से ही दिखाई दे रही थी। ये कोई साफ रास्ता नहीं था, ये कब्र पर बिखरे हुए फूलों जैसा था। यहां एक निशान तो वहां एक निशान। 1 घंटे बाद सूबेदार शर्मा रुके। सर, सबकी नजर उस चीज पर गई जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे। कीचड़ में एक कॉम्बैट बूट आधा धंसा हुआ था, सिर्फ एक। शर्मा ने अपनी राइफल नीचे रखी और आगे बढ़े। उन्होंने बूट को पकड़ा और जोर लगाया। उन्होंने उस बूट को खींचकर बाहर निकाला, पर वो खाली नहीं था। बूट के अंदर से एक गाढ़ा जेलेटिन जैसा आधा पचा हुआ मांस का टुकड़ा था। सर, ये उसमें हड्डियों के छोटे टुकड़े और मांस के रेशे साफ दिखाई दे रहे थे।
एक मीठी सड़न भरी बदबू हवा में फैल गई। जोशी, उनका अनुभवी मेडिक जो लाशें और घाव देखने का आदी था, पीछे मुड़ा और जमीन पर बुरी तरह से उल्टी करने लगा। भास्कर अपनी डायरी पर कुछ नोट करने लगा। डाइजेशन, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल डाइजेशन, जानवर ऐसा नहीं करते ये। वो चुप हो गया। उसके विज्ञान के पास इसके लिए कोई शब्द नहीं था। वो आगे बढ़ते रहे, अब और भी खामोश और भी डरे हुए। कुछ देर बाद भास्कर ने ऊपर इशारा किया। मेजर, एक ऊंचे कांटेदार पेड़ की शाखों में उन्होंने वो देखा। फौजियों की वर्दियों के फटे हुए टुकड़े एक साथ बुने हुए थे। ओह माय गॉड! जैसे किसी विशाल विकट चिड़िया ने खून और कपड़ों से अपना घोंसला बनाया। वहां कोई लाश नहीं थी, बस टुकड़े थे, एक भयानक अपमानजनक ट्रॉफी। लेट्स मूव। आगे जाकर पगडंडी दो हिस्सों में बट गई। एक रास्ता साफ था, ऐसा लगता था जैसे उस पर हाल ही में कोई चला हो। दूसरा रास्ता घनी झाड़ियों और बेलों से ढका हुआ था, लगभग अदृश्य। रावत, उनका नया टेक्नीशियन, आगे बढ़ा। उसने मुश्किल झाड़ियों वाले रास्ते की तरफ इशारा किया। सर, हमें इस रास्ते पर जाना चाहिए। जो चीज छुपी होती है वही अक्सर ज्यादा सुरक्षित होती है। ये एक अजीब सुझाव था। एक टेक्नीशियन से ऐसी टैक्टिकल बात सुनना अनपेक्षित था। इससे पहले कि राठौड़ कुछ कहते, प्रोफेसर वर्मा ने आगे आकर साफ रास्ते की तरफ इशारा किया। नहीं मेजर, हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है, हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा। साफ रास्ता तेज है। राठौड़ वहीं रुक गए। अब दुविधा और गहरी थी। उनका टेक्नीशियन एक अनुभवी फौजी की तरह सोच रहा था और उनका फोकलोर एक्सपर्ट एक जल्दबाज अनजान की तरह। दोनों ही बातें अपनी जगह पर गलत लग रही थी। वर्मा, जो अब तक हर जाल को पहचान रहे थे, अचानक एक साफ दिखते जाल की तरफ क्यों इशारा कर रहे थे? और रावत, जिसका काम मशीन ठीक करना था, जंगल की स्ट्रैटेजी क्यों दे रहा था? पहली बार मिशन पर राठौड़ को लगा कि दुश्मन सिर्फ जंगल में नहीं, उनके अपने लोगों के विचारों में भी घुस चुका था। संदेह का बीज अब एक पौधा बनने लगा। राठौड़ की निगाहें एक पल के लिए वर्मा पर टिकी रही। उनका फोकलोर एक्सपर्ट, जो अब तक हर जाल को मीलों दूर से पहचान रहा था, अब एक आम फौजी से भी ज्यादा जल्दबाजी दिखा रहा था। और रावत, उनका टेक्नीशियन, एक ऐसी टैक्टिक समझा रहा था जो उसके काम से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। संदेह एक जहर था और वो अब उनकी रगों में दौड़ने लगा था। हम झाड़ी वाला रास्ता लेंगे। वर्मा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर राठौड़ की ठंडी कठोर निगाहें देखकर चुप हो गए। टीम ने बिना कोई सवाल किए उस अंधेरे अनजान रास्ते में प्रवेश किया। रास्ता उन्हें नीचे ले जा रहा था, जमीन की गहराइयों में। जल्द ही वो ऊंची तंग घाटियों के एक जाल के मुहाने पर पहुंचे। पत्थर की दीवारें इतनी पास थी कि आगे रास्ता एक अंधेरी लकीर जैसा लग रहा था। भास्कर और रावत, जो सोनिक इन्वर्टर को उसके ट्राइपॉड पर उठाए हुए थे, रुके। सर, आगे नहीं जा पाएगा, ये रास्ता बहुत तंग है। राठौड़ आगे बढ़े। उन्होंने आगे घाटियों के जाल को देखा। उनका अनुभवी दिमाग फौरन उस जगह के खतरे और फायदे को तोड़ने लगा। अंदर जाना मतलब एक कैद में फंसना, पर यह मुहाना, यह एक परफेक्ट किल जोन था। ऑलराइट, ठीक है, ये आगे नहीं जा पाएगा तो यही रहेगा। भास्कर, रावत, इन्वर्टर को यही सेट करो। इसे चोक पॉइंट के ठीक बीच में रखो। जोशी, सिंह, क्लेमोस निकालो, दोनों तरफ हाई ग्राउंड पर सेट करो। ये हमारा फॉल बैक पॉइंट होगा। अगर अंदर कुछ गलत हुआ तो हम वापस आकर यहीं लड़ेंगे। टीम फौरन काम पर लग गई। उनका डर अब एक मकसद में बदल गया। उन्होंने इन्वर्टर को उसके पावर सेल से जोड़ा, क्लेमोर्स में नमक और चांदी के टुकड़े भरे और उन्हें चट्टानों पर ऐसी जगह लगाया जहां से पूरा मुहाना उनकी रेंज में हो। ऑलराइट बॉयज, जाल तैयार है। अगर जरूरत पड़ी तो हम शिकार को इसमें खींच कर लाएंगे। अब आगे बढ़ो, हल्का सामान लेकर और खामोशी से। उन्होंने अपना भारी हथियार पीछे छोड़ दिया, एक आखिरी उम्मीद के तौर पर, और उस अंधेरे तंग रास्ते में प्रवेश कर गया। अब वो सच में अकेले थे। अंदर हवा ठंडी, सीलन भरी और बेजान थी। उनके रेडियो बेकार थे, सिर्फ एक धीमी फुसफुसाती हुई स्टैटिक की आवाज आ रही थी। वो पूरी तरह से कट चुके थे। जोशी, जो सबसे पीछे चल रहा था, उसे अचानक से एक जोरदार खांसी आई।
आवाज उस तंग घाटी में एक बॉम्ब की तरह फटी, पर वो खत्म नहीं हुई। वो दीवारों से टकरा कर लौट आई। आवाज हर तरफ से आ रही थी। ऐसा लगा जैसे पूरी घाटी उन पर खांस रही हो। सब वहीं जम गए। कोई हिलेगा नहीं, भास्कर ने नोट किया। अकाउस्टिक्स अजीब है यहाँ, एक नेचुरली को चैम्बर। पर उसे ऐसा लगा जैसे उसकी अपनी आवाज भी उसके चारों तरफ नाच रही थी। उसके तर्कसंगत शब्दों को एक भयानक अर्थहीन गूंज में बदल दिया था। तभी दुश्मन ने अपना सबसे क्रूर खेल शुरू किया। एक अंधेरी गुफा के मुहाने से एक बच्चे के रोने की आवाज आई, एक मासूम दिल चीर देने वाली सिसकी। आवाज सुनकर उन सबके दिमाग में उस फोटो वाले बच्चे का चेहरा घूम गया। सिंह, जो अब तक एक जिंदा लाश बना हुआ था, उसके अंदर मानो कुछ टूट गया। उसकी खाली आंखों में एक जुनूनी आग जल उठी। चुप कराओ से। उसने अपनी राइफल उठाई, उस अंधेरी गुफा पर निशाना साधते हुए। इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, सूबेदार शर्मा ने उसे जमीन पर गिरा दिया। सिंह पागल हो गया क्या? क्या कर रहा है? अपने हाथ उसके मुंह पर रखते हुए, उसकी घुटी हुई सिसकियों को दबाते हुए। और वो सिर्फ यादों से नहीं, उनके दुख और पछतावे से खेल रहा था। टीम अभी इस झटके से संभली भी नहीं थी कि एक और आवाज आई। ये अल्फा टीम के कमांडर की आवाज थी, पर वो चीख नहीं रहा था। उसकी आवाज शांत थी, अनुशासित। ब्रावो टीम, होल्ड योर पोजीशन, हम उन्हें फ्लैंक कर रहे हैं, मूव इन। पर यह कैसे हो सकता था? जगदीश तो तंत्रा के हेडक्वार्टर्स में था। और फिर वो चीखें शुरू हो गई, गोलियों की आवाज, मौत। कॉन्टैक्ट, दुश्मन 3 o'clock, पेड़ों पर है। ओपन फायर, उन्हें नीचे गिराओ, कोई रैम नहीं। सीज फायर, गोलियां रोको, भगवान के लिए गोलियां रोको। वो उन्हें उस पूरे मैसेकर को दोबारा सुनने पर मजबूर कर रहे थे, पल दर पल। पर सबसे भयानक हमला आखिर के लिए बचाया गया था। आगे एक अंधेरी सुरंग से उन्हें दास की आवाज सुनाई दी, वही जवान जिसे उन्होंने अपनी आंखों के सामने खोया था। ये कोई फुसफुसाहट नहीं थी, ये एक साफ, दहशत भरी, गीली चीख थी। सर, मेजर राठौड़, आंखें, इसकी आंखें नहीं है सर, ये। फिर अचानक एक आवाज के साथ वो बंद हो गई। एक ऐसी आवाज जिसे सब पहचानते थे, एक इंसानी हड्डी के टूटने की आवाज। ऐसा लगा जैसे टीम का अनुशासन भी उस हड्डी के साथ ही टूटकर बिखर गया। जोशी के पैरों ने जवाब दे दिया और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया। उसकी आंखें खुली थी, उस अंधेरे को घूर रही थी। भास्कर, विज्ञान का पुजारी, अपनी आंखें फाड़े उस अंधेरी सुरंग को घूर रहा था। उसके होठ बिना आवाज के हिल रहे थे। यह कोई भूत नहीं था, यह एक शैतान था, एक परपीड़क, और वो उनकी हार का जश्न मना रहा था। दास की टूटी हुई चीख की गूंज उनके दिमाग में कैद हो गई थी, पर अब वो उन्हें डरा नहीं रही थी, वो उन्हें आगे खींच रही थी। राठौड़ सबसे पहले उठा। उनके चेहरे पर अब डर नहीं, एक ठंडा कठोर गुस्सा था। गेट अप, उठो। उनकी आवाज में वजन था, एक आदेश जिसे मना नहीं किया जा सकता था। वो हमसे यही चाहते हैं कि हम टूट जाएं, पर हम नहीं टूटेंगे। उठाओ। एक एक करके टीम उठी। उनके चेहरे पर अब भी दहशत थी, पर उसके नीचे गुस्से की एक नई चिंगारी जल उठी थी। वो उस अंधेरे सुरंग की तरफ बढ़े, उनकी राइफल तैयार। उनका दुश्मन अब कोई अनजान परछाई नहीं था, वो एक कातिल था, और फौजी कातिलों का शिकार करना जानते थे। सुरंग एक बड़े खुले गुफा में जाकर खत्म हुई, और गुफा में प्रवेश करते ही वो बदबू उन पर एक दीवार की तरह गिरी, तांबे जैसी, मीठी, पुराने खून की बदबू। और उसके साथ एक और तेजाब जैसी अनजान महक। जमीन उनके बूटों के नीचे चिपक रही थी। हे मां काली! शर्मा ने अपने हाथ जोड़े। राठौड़ ने अपनी टेक्निकल फ्लैशलाइट ऑन की। उसकी तेज सफेद रोशनी ने गुफा के अंधेरे को चीरा, और उन्होंने सच देखा। ओह माय गॉड! गुफा की दीवारें पत्थर की नहीं थी, उन पर एक मोटी, काली, लैसदार चीज फैली हुई थी, जो उनकी रोशनी में धीरे धीरे एक दिल की तरह धड़क रही थी। और उस काले, जिंदा रेशम में इंसानी जिस्म कैद थे, दर्जनों इंसानी जिस्म। उनके फ्लैशलाइट्स के दायरे दीवारों पर घूमने लगे, एक के बाद एक भयानक दृश्य को रोशन करते हुए। कुछ जिस्म अल्फा टीम के फौजियों के थे,
उनकी वर्दियां फटी हुई थी, पर चेहरे पहचाने जा सकते थे। कुछ जिस्म सिर्फ हड्डियों के ढांचे थे और कुछ बहुत पुराने थे। उनके कपड़े एक अलग दौर के थे। कुछ तो अंग्रेजों के जमाने के लग रहे थे, पर वो मरे नहीं थे। उन सबके सीने लगभग ना के बराबर उठ और गिर रहे थे। एक सांस जो सदियों तक चल सकती थी। उस काले रेजिन से पतली जड़ों जैसी नसें निकल रही थी, जो उन कैदियों की गर्दन और रीढ़ की हड्डियों में घुसी हुई थी। प्रोफेसर वर्मा थोड़ा सा आगे बढ़े। ये उन्हें मार नहीं रहे, ये उन्हें काट रहे हैं, जैसे किसान अपनी फसल को काटता है। उनकी यादों को, उनके डर को, उससे जिंदा रहते हैं। तभी राठौड़ की फ्लैशलाइट की रोशनी दीवार के दूसरे सिरे पर रुकी। वहां अल्फा टीम का एक फौजी रेजिन में कैद था, पर उसने मरने से पहले अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर अपना एक हाथ आजाद कर लिया था। अपने ही खून से उसने पत्थर की दीवार पर एक नक्शा बनाया था। नक्शा एक अजीब से लैंडमार्क को दिखा रहा था। 5 पुराने आपस में उलझे हुए पेड़ों का एक झुंड, जो देखने में जमीन से निकलती हड्डियों के पंजे जैसा लग रहा था। एक ग्रेव साइट, कब्रिस्तान। आई थिंक हमें रास्ता मिल गया। राठौड़ ने जैसे ही ये शब्द कहे, उस खून का नक्शा बनाने वाले फौजी के जिस्म में एक तेज झटका लगा। उसकी आंखें खुल गई। वो पूरी तरह सफेद थी, उनमें कोई पुतली नहीं थी। उसने अपना मुंह खोला। और उसके मुंह से एक आवाज नहीं, बल्कि उस दीवार में कैद हर कैदी की आवाज एक साथ निकली। मर्दों की, औरतों की, बच्चों की, फौजियों की, एक साथ। एक भयानक दर्द भरी चीख जो उन पर एक हथौड़े की तरह पड़ी। बाहर निकलो, अभी बाहर निकलो। गुफा से बाहर निकलते ही उन पर ताजी हवा का झोंका एक थप्पड़ की तरह पड़ा। उनके फेफड़ों में उस लैसदार मीठी बदबू की जगह साफ हवा भर गई। Fall back to the kill zone. पर उनके दिमाग में वो दृश्य मिट नहीं रहा था। एड्रेनलिन ने उनके डर को दबा दिया था। उसकी जगह एक ठंडे कठोर गुस्से ने ले ली थी। वो अब शिकार नहीं थे। हमें दायरे पर वापस जाना होगा। फॉल बैक टू द चोक पॉइंट, मूव। अब कोई नई रणनीति नहीं बनानी थी। प्लान पहले से तैयार था। उनका डर अब एक हथियार बन नहीं जा रहा था, जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से तैयार किया था। वो उस पगडंडी पर तेजी से वापस दौड़े, उस तंग घाटी के मुहाने की तरफ। वहां पहुंचकर टीम अपनी पोजीशंस पर चली गई। उनका अनुशासन जो डर ने तोड़ दिया था, अब गुस्से ने वापस जोड़ दिया था। शर्मा और सिंह चट्टानों पर अपनी जगह ले चुके थे। जोशी राठौड़ के साथ नीचे कवर में था। प्रोफेसर वर्मा एक पत्थर के पीछे छिपे हुए थे। दायरा एक खामोश मौत का इंतजार कर रहा था। राठौड़ ने आखिरी बार अपनी टीम पर नजर डाली। उन्होंने इन्वर्टर के स्विच को देखा, जो भास्कर ने उनके लिए आसान कर दिया था। ऑलराइट बॉयज, डिनर बेल बजाने का वक्त आ गया है। उसने स्विच दबाया। पांच सेकंड के लिए इन्वर्टर ने कान फोड़ी दर्दनाक चीख निकाली। आवाज जंगल में मीलों तक फैल गई। उन्होंने जानबूझकर घंटी बजाई थी और जंगल ने जवाब दिया। ओपन फायर। ऐसा लगा जैसे जंगल के हर पेड़ से काले साए टपक रहे हैं। अंधेरे से दायरे के दोनों तरफ से बेताक्षी की एक लहर उनकी तरफ बढ़ी। उनके चलने की आवाज नहीं थी, बस सूखे पत्तों और टूटी टहनियों की एक भयानक गीली कुचलने की आवाज थी। कांटेक्ट, आई रिपीट कांटेक्ट। दुश्मन हर तरफ है। दायरा आग और शोर से दहक उठा। मजल फ्लैशेस ने पल भर के लिए उन भयानक बिना चेहरे वाले आकारों को रोशन किया। गोलियां उनके जिस्म से टकरा रही थी, पर उन्हें धीमा नहीं कर पा रही थी। एक बेताक्षी पहले क्लेमोर से जा टकराया। नमक और चांदी का एक ज्वालामुखी फटा। उसने उस जीप को काले धुएं और बदबूदार चिपचिपे तरंग में बदल दिया। एक के बाद एक माइंस फटने लगे। दायरों को एक नरक में बदल दिया, पर वो आते जा रहे थे एक काली नदी की तरह। गोलियों और धमाकों के शोर की तरफ खींचे चले आ रहे थे। ये एक भयानक, खूनी और उम्मीदहीन लड़ाई थी, और वो ठीक
उसके बीच में थे। लड़ाई का शोर एक कान फोड़ू बेसुरा संगीत था। गोलियों के टर टर, पिताक्षी के घुटे हुए गुर्राने की आवाज, क्लेमोर्स के धमाके। दायरा एक नर्क बन चुका था। जिसमें बारूद की गंध और पिताक्षी के जलने की बदबू फैली हुई थी। टीम अपनी पूरी ताकत से लड़ रही थी। उनका डर अब एक हथियार बन चुका था। शर्मा और सिंह चट्टानों के ऊपर से एक अनुशासित तरीके से कवर फायर दे रहे थे। उनकी हर गोली एक मकसद से चल रही थी, पर पिताक्षी की लहर अंतहीन थी। जितने मरते थे उससे दुगना शोर की तरफ खींचे चले आते थे। सिंह, जो दायरे के बाएं फ्लैंक पर था, ने अपनी मैगजीन बदली। उसने नीचे देखा और उसकी सांस एक पल के लिए रुक गई। एक क्लेमोर जो उसके फ्लैंक की सुरक्षा के लिए लगाई गई थी, फटी नहीं थी। उसका ट्रिप वायर टूटा हुआ पड़ा था। सर मेरी क्लेमोर फेल हो गई है। दे आर कमिंग थ्रू। इससे पहले कि राठौर कोई जवाब दे पाते, अंधेरे से काले लंबे हाथों का एक झुंड निकला। उन्होंने सिंह को पकड़ लिया। उसकी एक आखिरी दहशत भरी चीख शोर में डूब गई। सिंह! राठौर उस तरफ मुड़े। उन्होंने रावत को देखा, जो डेटोनेटर के तारों के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन भरी हैरानी थी। सर, पता नहीं क्या हुआ, मेरे ख्याल से तार ढीला होगा। गुस्से की एक लहर राठौर के दिमाग में दौड़ गई। उन्होंने रावत को एक तरफ धक्का दिया और तारों को देखने के लिए झुके। ढीला नहीं हो सकता, मैंने खुद चेक। रावत धक्का लगने से पीछे की तरफ लड़खड़ाया। उसी पल शर्मा की राइफल से निकली एक मजल फ्लैश ने दायरे को एक पल के लिए रोशन किया। रोशनी रावत के चेहरे पर पड़ी और राठौर वहीं जम गए। उनके शरीर का सारा खून बर्फ बन गया। एक पल के लिए, एक सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए, जहां रावत की आंखें, नाक और मुंह होने चाहिए थे, वहां कुछ नहीं था। बस एक चिकनी बिना चेहरे वाली त्वचा थी। राठौड़ ने सच देख लिया था और उस सच के साथ ही उनके दिमाग में एक और दृश्य तूफान की तरह उभरा। पहली रात कैंप, सोनिक इन्वर्टर, रावत और दास अंधेरे में उस मशीन को सेट कर रहे थे। फिर वो कान फोड़ू श्रीक, स्ट्रोबिंग हेडलाइट्स, अंधेरे से निकलता एक धुंधला सा काला आकार, एक दबी हुई चीख। हम सबने सोचा कि वो आकार दास को ले गया, पर वहां 2 लोग थे इन्वर्टर के ठीक पास, रावत और दास। उस कान फोड़ू शोर और अंधे कर देने वाली रोशनी में हम में से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वहां एक चीख नहीं, 2 चीखें थी। एक पिताक्षी ने दास को अपना शिकार बनाया, दूसरे ने रावत की खाल ओढ़ ली। जब हम वहां पहुंचे तो सिंह दहशत में था और रावत को इन्वर्टर के पास पत्थर बना खड़ा था। वो डर नहीं था, वो एक शिकारी की शांति थी जिसने अभी अपनी भोजन किया था और एक नया भेष बदल लिया था। पर इससे पहले कि राठौड़ के मुंह से कोई चीख निकलती, इससे पहले कि वो कोई चेतावनी दे पाते, तो रावत ने दिखावा करना बंद कर दिया। वो एक ऐसी गति से हिला जो इंसानी नहीं थी। उसका हाथ लंबा होकर एक काले तेज पंजे में बदल गया। पंजा हवा को चीरता हुआ सूबेदार शर्मा के सीने के आर पार हो गया। लड़ाई का सारा शोर एक पल में शांत हो गया। शर्मा ने हैरानी से नीचे देखा, उस भयानक हथियार को जो उसके सीने से निकला हुआ था। उसने राठौड़ की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक आखिरी बेजुबान सवाल था और फिर वो घुटनों के बल गिर पड़े। राठौड़ उस धोखे के चेहरे को देखते रहे, जब उन्हें देखकर उनके टूटे हुए फौजियों की आवाज में धीरे से मुस्कुरा रहा था। पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, वो बदल गई थी। बाहर का शोर अब राठौड़ के दिमाग के अंदर के तूफान के सामने कुछ भी नहीं था। उनका सबसे अनुभवी आदमी, उनका दोस्त, उनके सामने मरा पड़ा था और कातिल उनके अपने ही टीम का एक सदस्य था। भास्कर, जोशी, वर्मा, पीछे हटो। रावत हम वैसे नहीं है। पर उसकी आवाज उन गोलियों के शोरगुल में कहीं दबकर रह गई। रावत ने शर्मा के जिस्म से अपना पंजा निकाला और एक झटके में भास्कर की तरफ मुड़ा, जो अभी भी अंधेपन में पिताक्षी पर गोली चलाया जा रहा था। सर, क्या सुनाई नहीं दे रहा? इससे पहले कि वो अपना सवाल पूरा कर पाता, उसके हाथ में पकड़ा कॉम्स यूनिट जोरदार तरीके से स्पार्क करने लगा। एक तीखी जलती हुई बदबू आई।
अनजान फ्रीक्वेंसी, ये हमारे कॉम्स को। एक काला पंजा उसके सीने से बाहर निकला। भास्कर ने नीचे देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ एक आखिरी अधूरी हैरानी थी। उसका कातिल उसके सामने नहीं, उसके पीछे था। एक प्रेताक्षी जो लड़ाई के शोर में उनके पीछे आ गया था। रावत उनका ध्यान भटकाने का बस एक जरिया था। वो शिकार नहीं कर रहे थे, वो खुद शिकार हो चुके थे। राठौड़ ने एक पल के लिए भास्कर के हाथ से गिरते कॉम्स यूनिट और उसके पास पड़े इन्वर्टर के नष्ट हो चुके पावर सेल को देखा। एक आखिरी उम्मीदहीन प्लान उसके दिमाग में कौंधा। उसने दोनों चीजें उठाई और चीखा, फॉल बैक, फॉल बैक। अब कोई रणनीति नहीं थी, कोई अनुशासन नहीं, बस एक जिंदा रहने की, जान बचाकर भागने की इच्छा थी। राठौड़, जोशी और वर्मा उस दायरे से बाहर निकले और अंधों की तरह जंगल में दौड़ने लगे। उनका एक ही मकसद था, ग्रेव साइट, वो जगह जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। शायद वहीं इसे खत्म करने का कोई रास्ता हो। उनके पीछे रावत और दूसरे प्रेताक्षी उनका पीछा कर रहे थे। उनके दौड़ने की आवाज नहीं थी, पर एक लगातार गीले कुचलने की आवाज थी जो हर पल उनके और पास आती जा रही थी। आखिरकार पेड़ों के बीच उन्हें वो दिखा, 5 पुराने आपस में उलझे हुए पेड़ों का झुंड। एक हड्डियों का पंजा जो जमीन से निकला हो और उनके नीचे कब्रें। एक कब्र का। यहाँ हवा ठंडी थी और खामोशी, यहाँ की खामोशी में एक ताकत थी। वो तीनों उस क्लियरिंग के बीच में पहुंचकर रुके। उनकी सांसें फूली हुई थी। सर हम। तभी जोशी लड़खड़ाया। उसने नीचे देखा। उसके टखने के चारों तरफ जमीन से निकली एक पतली काली जड़ लिपटी हुई थी। इससे पहले कि वो चीख पाता, जमीन फट गई। दर्जनों फिर सैकड़ों वैसे ही काली जड़ें बाहर निकली। उन्होंने जोशी को एक पल में जकड़ लिया, उसे एक काले कुकून में बदल दिया। जोशी! राठौड़ ने फायर किया तो उसकी गोलियां उन जड़ों पर बेअसर थी। कुकून एक पल के लिए ऐठा और फिर एक झटके के साथ जमीन के अंदर हमेशा के लिए गायब हो गया। कोई चीख नहीं, कोई खून नहीं, बस एक और फौजी जो जंगल में निकल लिया। अब सिर्फ राठौड़ और वर्मा बचे थे, फौजी और विद्वान। क्लियरिंग के दूसरे सिरे से रावत बाहर निकला। उसके पीछे कम से कम 10 और प्रेताक्षी थे। रावत का रूप अब स्थिर नहीं था, वो बदल रहा था जैसे एक खराब सिग्नल वाला टेलीविजन। और जब उसने बोला तो उसकी आवाज उन सब टूटे हुए फौजियों की आवाजों का एक भयानक दर्दनाक मिश्रण थी। प्रोफेसर वर्मा थक गए, हम शुरू कर रहे हैं। कब्रगाह की खामोशी में रावत नुमा प्रेताक्षी की मिली जुली आवाज एक अपवित्र प्रार्थना की तरह गूंज रही थी। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी जो उन 5 पेड़ों से निकलकर उनके दिमाग पर एक बोझ की तरह पड़ रही थी। राठौड़ अपनी आखिरी बची कुछ हिम्मत को समेटकर उस जीव पर फायर कर रहे थे, पर यहां इस जगह पर वो जीव लगभग अमर था। गोलियां उसके जिस्म से ऐसे गुजर रही थी जैसे वो धुएं से बना। वर्मा जो एक पेड़ के पीछे छिपे थे, दहशत से ये सब देख रहे थे, पर उनका दिमाग, एक विद्वान का दिमाग, अब भी काम कर रहा था। वो देख रहे थे कि कैसे उन 5 पेड़ों से ऊर्जा की धुंधली सी लकीरें निकलकर उस रावतनुमा प्रेताक्षी में समा रही थी। और फिर उन्होंने एक और चीज देखी। वो सारी लकीरें एक ही दिशा से आ रही थी, उस गुफा की दिशा से। तब उनके दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। मेजर हम गलत जगह लड़ रहे हैं। ये इसका दिमाग है, इसका दिल नहीं। कहानियों में लिखा था कि उसे कैद किया गया था। वो गुफा इसकी कैद है, पर वही इसका दिल भी है। हमें हर उस गुफा को तबाह करना होगा। राठौड़ ने एक पल के लिए वर्मा की तरफ देखा। उनकी आंखों में समझ की एक चिंगारी चमकी। उन्होंने अपनी आखिरी बची हुई मैगजीन निकाली। तो चलिए प्रोफेसर, इसके दिल पर हमला करते हैं। राठौड़ ने वर्मा को पकड़ा और उसे खींचकर गुफा की तरफ दौड़ने लगे। एक उम्मीदहीन आत्मघाती दौड़। रावतनुमा प्रेताक्षी ये समझते ही कि उसका दिल अब खतरे में है, ने गुस्से की एक ऐसी चीख मारी जो उनके सभी मरे हुए साथियों की आवाजों का मिश्रण थी। वो उनके पीछे दौड़ा। अब खेल नहीं रहा था, मारने के लिए दौड़ रहा था। उनसे लड़ते भागते वो उस भयानक गुफा में वापस दाखिल हुए।
दीवारों पर लगा काला रेजिन अब तेजी से धड़क रहा था। उससे एक बीमार पीली रोशनी निकल रही थी। अंदर कैद हर जिस्म बुरी तरह से ऐंठ रहे थे। उनके पास उनका आखिरी हथियार था, इन्वर्टर का वो हाई डेंसिटी पावर सेल और भास्कर का कॉम्स यूनिट, एक आखिरी उम्मीदहीन हथियार। पर रावत नुमा प्रेताक्षी ठीक उनके पीछे था। वो उन्हें डिवाइस सेट करने का मौका नहीं देगा। राठौड़ ने अपना फैसला कर लिया। उन्होंने वो डिवाइस वर्मा के हाथों में थमा दिया। प्रोफेसर, इसे सेट कीजिए, मैं इसे रोके रखता हूं। राठौड़ मुड़े और अपनी आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी आखिरी चांदी की गोलियां उस जीप पर चला दी जिससे वो एक पल के लिए लड़ गया, पर यह काफी नहीं था। उन्होंने अपना कॉम्बैट नाइफ निकाला और उस जीप पर हमला कर दिया। अहम आत्मा, अहम भगवाना। रावत ने गुर्राहट के साथ अपना पंजा राठौड़ के सीने में घोंप दिया, उन्हें जमीन से ऊपर उठाते हुए। पर राठौड़ चीखे नहीं, उन्होंने उस पंजे को पकड़ लिया, एक इंसानी लंगर की तरह। वर्मा को वो कुछ कीमती सेकंड देते हुए। प्रोफेसर, अब प्रेजेंट। वर्मा, जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उन्होंने उस पावर सेल के तारों को कॉम्स यूनिट से जोड़ा, उस गुफा के धड़कते हुए दिल पर रखा और आखिरी स्विच दबा दिया। और उसके दबते ही राठौड़ की आंखों के सामने एक बार उसके जीवन का पूरा दृश्य दौड़ पड़ा। प्रिया, मुझसे शादी करोगी? मेजर राठौड़, यू हैड अ बेबी गर्ल, बट आई एम सॉरी, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा पाए। I love you too. एक कान फोड़ शुद्ध सोनिक फ्रीक्वेंसी ने गुफा को भर दिया। काला रेजिन शीशे की तरह टूटने लगा। अंदर कैद जिस्म राख में बदल गए। रावत नुमा प्रेताक्षी ने एक आखिरी मिलीजुली दर्द भरी चीख मारी और काली राख में बदलकर हवा में खुल गया। पहली बार उस जगह पर एक सच्ची, खाली, बहरी कर देने वाली खामोशी छा गई। वर्मा लड़खड़ाते हुए राठौड़ के पास पहुंचे, जो अब बेजान दीवार से टिककर नीचे गिर चुके थे। उन्होंने मेजर को अपनी गोद में उठा लिया। राठौड़ ने अपने कांपते हाथ से अपनी जेब से एक चीज निकाली। वो उसकी बेटी की बनाई हुई एक छोटी सी ड्राइंग थी, खून से सनी हुई, पर अभी भी पहचानी जा सकती थी। प्रोफेसर, मेरी बेटी प्रिया। इसके पास मेरे अलावा कोई नहीं है। उसे बताना, उसके पापा लड़े। उसका ख्याल रख। मैं वादा करता हूं मेजर, मैं उसका ख्याल रखूंगा। मैं उसे बताऊंगा। राठौड़ की आंखों में एक आखिरी बार शांति आई। उनकी सांस रुक गई, उनकी आंखों की रोशनी बुझ गई। वर्मा उस मुर्दा खामोश गुफा में अकेले बैठे थे, एक फौजी की लाश को अपनी गोद में लिए हुए। उन्होंने राठौड़ की ड्राइंग को अपने सीने से लगाया। उन्हें अपना सबूत मिल गया था। उनकी जीत हो गई थी, पर वो पूरी तरह से टूट चुके थे। एक ऐसी चीख उनके अंदर से निकली जो उन्होंने कभी नहीं सोची थी कि वो निकाल सकते हैं। दुख, गुस्से और अकेलेपन की एक भयानक चीख जो उस नई खाली खामोशी में गूंजती रही। वो इस कहानी के अकेले जिंदा बचे थे, जिसके पास उस खामोशी के अलावा और कुछ नहीं बचा था, जिसके लिए उसने इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी।